सोचिए एक ऐसे शाही खानदान के बारे में, हैब्सबर्ग साम्राज्य। सदियों तक, मतलब सदियों तक यूरोप पर राज किया। हम्म। लेकिन उनका अंत किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं किया। वो अपने ही एक रिवाज, एक ऐसी परंपरा के शिकार हो गए जिसने उनके खून में ही, आप कह सकते हैं, जहर घोल दिया था। और उन्हें अंदर से ही खोखला कर दिया। बिल्कुल। और ये सिर्फ इतिहास का कोई पुराना किस्सा नहीं है। जो स्रोत हमारे सामने हैं वे एक बहुत ही, मतलब, चौंकाने वाली समानता की तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ, आंकड़े तो यही बताते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आंकड़े देखिए। पूरे भारत में जहां करीब 11% शादियां करीबी रिश्तेदारों में होती हैं, वहीं दक्षिण के कुछ राज्यों में ये तस्वीर बिल्कुल अलग है। बहुत अलग। तमिलनाडु में ये आंकड़ा 28% है, कर्नाटक में 27% और आंध्र प्रदेश में 26%। मतलब राष्ट्रीय औसत से 2.5 गुना से भी ज्यादा। हाँ। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। इन स्रोतों के मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि दक्षिण भारत में करीबी रिश्तेदारों, खासकर चचेरे ममेरे भाई बहनों में शादी की ये प्रथा इतनी गहरी क्यों है। इसके पीछे की सामाजिक आर्थिक वजहें क्या है? और सबसे जरूरी सवाल, क्या हैब्सबर्ग साम्राज्य की तरह इस परंपरा की भी कोई कीमत चुकानी पड़ रही है? चलिए इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जब हम कहते हैं करीबी रिश्तेदारों में शादी, तो इसका ठीक ठीक मतलब क्या है। स्रोतों में एक शब्द बार बार आता है, कंसंजीनियस मैरिज। हाँ, ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है। हाँ, थोड़ा टेक्निकल है। पर इसका मतलब बहुत सीधा है। ये लैटिन के 2 शब्दों से बना है, कॉन जिसका मतलब है साझा और सैंग्विस यानी खून। अच्छा, साझा खून। बिल्कुल, मतलब ऐसे 2 लोगों का विवाह जिनके पूर्वज एक ही थे, या कहें कि जिनकी वंशावली कहीं ना कहीं जाकर मिल जाती है। शेयर्ड ब्लड लाइन। और ये भी पता चलता है कि ये कोई एक ही तरह की प्रथा नहीं है, इसके भी कई अलग अलग रूप हैं। हाँ बिल्कुल। स्रोतों में मुख्य रूप से 3 प्रकारों का जिक्र है। एक है पैरेलल कजन मैरिज। वो क्या होता है? मतलब जब 2 सगे भाई या 2 सगी बहनें अपने बच्चों की शादी आपस में कर देते हैं। अच्छा। और दूसरा है क्रॉस कजन मैरिज, जो ज्यादा आम है। इसमें एक भाई और एक बहन अपने बच्चों की शादी एक दूसरे के बच्चों से करवाते हैं। मतलब जैसे बुआ का बेटा और मामा की बेटी, या फिर इसका उल्टा? हाँ, ठीक वैसा ही। और एक तीसरा प्रकार भी है, जो है अंकल नीस मैरिज। मामा और भांजी के बीच शादी। जी। हालांकि उम्र के बड़े अंतर की वजह से ये अब काफी कम हो गया है, पर दक्षिण भारत में ये प्रथा भी, मतलब, मौजूद रही है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि परिवार आखिर ऐसा करते क्यों है? हैब्सबर्ग का उदाहरण तो साफ है। वो अपनी सत्ता, अपनी संपत्ति, अपनी शाही खून को परिवार के अंदर ही रखना चाहते थे। क्या दक्षिण भारत में भी वजहें कुछ ऐसी हैं? वजहों में काफी समानता है, आप कह सकते हैं, दुनिया भर में, चाहे वो मध्य पूर्व के कबीले हों या शाही परिवार। इसके पीछे का मकसद हमेशा से अपने वंश को मजबूत करना, संसाधनों को परिवार में ही सहेजना और एक तरह का सामाजिक सुरक्षा कवच बनाना रहा है। लेकिन दक्षिण भारत का मामला थोड़ा और पेचीदा बताया गया है। हाँ, क्योंकि यहाँ सिर्फ संपत्ति ही नहीं, और भी कई गहरे सामाजिक ताने बाने जुड़े हुए हैं। तो एक आम धारणा ये भी हो सकती है कि शायद ये इस्लामिक परंपराओं का असर हो। हाँ, लेकिन जो स्रोत है वो इस बात को बिल्कुल, मतलब, साफ इनकार करते हैं। अच्छा। उनके मुताबिक ये हिंदुओं और नव बौद्धों में कहीं ज्यादा प्रचलित है। तो फिर असली वजह क्या है? यहाँ पर समाजशास्त्री आर इंदिरा का विश्लेषण काफी अहम हो जाता है। वो 3 मुख्य वजह बताती हैं: जाति, वर्ग और विरासत। कास्ट, क्लास एंड इनहेरिटेंस। बिल्कुल। सबसे पहले बात करते हैं जाति की। अपने वंश की शुद्धता बनाए रखना और दूसरी जातियों में शादी से होने वाले, जिसे वो कहते हैं तथाकथित प्रदूषण को रोकना, ये एक बहुत बड़ा कारण रहा है। और वर्ग और विरासत, ये तो सीधे सीधे जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ मामला लगता है। हाँ, संपत्ति एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जमीन, सोना, पारिवारिक संपत्ति, उसको बाहर जाने से रोकना, ये तो एक मकसद है ही। साथ ही जब शादी परिवार में होती है तो दहेज का लेन देन भी कम होता है, या फिर वो संपत्ति परिवार में ही घूमती रहती है। अच्छा, ये भी एक वजह है। हाँ, लेकिन इसके पीछे एक सोच ये भी काम करती है कि बेटी एक जाने पहचाने माहौल में रहेगी जहाँ उसके साथ दुर्व्यवहार की आशंका कम मानी जाती है। एक तरह की सुरक्षा की भावना। ठीक है। तो अगर संपत्ति और जाति को बचाना ही मकसद है, तो ये सवाल उठता है कि उत्तर भारत में ऐसा क्यों नहीं होता? वहां भी तो ये चिंताएं उतनी बड़ी हैं। ये बात मुझे थोड़ी, मतलब, समझ नहीं आ रही। और यहीं पर कहानी में एक नया मोड़ आता है।
गोत्र व्यवस्था का। गोत्र? हाँ, उत्तर भारत में शादी के लिए जाति तो देखी जाती है, लेकिन एक ही गोत्र में शादी की सख्त मनाही है। और गोत्र का मतलब है एक ही पितृवंश। बिल्कुल। तो ये व्यवस्था एक तरह का सामाजिक सेफ्टी वॉल्व, ये एक ब्रेक बन जाती है जो करीबी रिश्तेदारों में शादी को अपने आप रोक देती है। अच्छा, तो उत्तर भारत में गोत्र सिस्टम एक तरह का नेचुरल बैरियर है, लेकिन दक्षिण में ऐसा क्यों नहीं हुआ? दक्षिण में पारंपरिक रूप से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। इसके अलावा स्रोत कुछ ऐतिहासिक कारणों की तरफ भी इशारा करते हैं, जैसे प्राचीन और मध्यकाल में दक्षिण में कई छोटे छोटे राज्य थे, भाषाई विविधता बहुत ज्यादा थी और नदियां पहाड़ जैसी भौगोलिक बाधाएं भी थी। तो इन सब वजहों से परिवारों के लिए अपने सीमित दायरे में ही रिश्ते करना ज्यादा आसान और सुरक्षित था। हाँ, और धीरे धीरे यही एक सामाजिक रिवाज बन गया। ये तो हुए सामाजिक और आर्थिक कारण जो एक तरह की रणनीति लगते हैं, लेकिन जैसा कि स्रोतों में बार बार इशारा किया गया है, इस रणनीति की एक छिपी हुई कीमत भी है। हाँ, एक बहुत बड़ी कीमत जो परिवारों को जेनेटिक स्तर पर चुकानी पड़ती है। इसे एक जेनेटिक डिजास्टर तक कहा गया है। यहाँ विज्ञान और आंकड़े एक बहुत ही साफ और सच कहूँ तो चिंताजनक तस्वीर पेश करते हैं। जैसे कि 2013 की एक यूके स्टडी का जिक्र है जो बताती है कि करीबी रिश्तेदारों में शादी से पैदा हुए बच्चों में जन्मजात विकृतियों का खतरा लगभग दोगुना हो जाता है। दोगुना? हाँ, सामान्य शादियों में जहां ये खतरा 1.6% होता है, वहीं इन शादियों में ये बढ़कर 3% हो जाता है। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। मतलब लगभग हर 33 में से एक बच्चा किसी न किसी जन्मजात विकृति के साथ पैदा हो सकता है। और भारत के संदर्भ में क्या स्थिति है? भारत में सेंटर्स फॉर एक्सीलेंस फॉर रेयर डिजीज का डेटा तो और भी गंभीर तस्वीर दिखाता है। उनके मुताबिक वहाँ जेनेटिक समस्याओं के साथ आने वाले लगभग आधे मरीजों के परिवारों में करीबी रिश्तेदारों में शादी का इतिहास मिलता है। आधे मरीजों में? हाँ, और स्रोत ये भी बताते हैं कि दक्षिण भारत में थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया जैसी खून से जुड़ी बीमारियां उन समुदायों में कहीं ज्यादा पाई जाती हैं जहां ये प्रथा आम है। तो ये होता कैसे है? इसके पीछे का विज्ञान क्या है, अगर इसे आसान भाषा में समझा जाए तो? इसे ऐसे समझिए, विज्ञान कहता है कि सगे भाई बहन में 50% जीन एक जैसे होते हैं। ठीक है। और फर्स्ट कजिन यानी पहले चचेरे या ममेरे भाई बहन में करीब 12.5% जीन समान होते हैं। अब मान लीजिए कि किसी परिवार के जीन पूल में कोई खराब या दोषपूर्ण जीन, जिसे फॉल्टी जीन कहते हैं, वो मौजूद है। लेकिन वो जीन शायद निष्क्रिय अवस्था में हो, मतलब एक्टिव ना हो। बिल्कुल, ज्यादातर ये अप्रभावी यानी रिसेसिव होते हैं। इसका मतलब है कि जब तक दोनों माता पिता से वही खराब जीन बच्चे को न मिले, तब तक बीमारी सामने नहीं आती। अच्छा। अब अगर शादी परिवार के बाहर किसी ऐसे व्यक्ति से हो जिसमें वो खराब जीन नहीं है, तो बच्चे के बीमार होने की आशंका न के बराबर होती है। जीन पूल में विविधता आने से वो खराब जीन दब जाता है। समझ गया। लेकिन जब शादी परिवार के अंदर ही होती है, तब दोनों साथियों में वही दोषपूर्ण जीन होने की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। और जब दोनों तरफ से वही खराब जीन बच्चे में आता है, तो वो बीमारी सामने आ जाती है। हैब्सबर्ग राजवंश का पतन भी इसी जेनेटिक इनब्रीडिंग की वजह से हुआ था। हाँ, और भारत में पारसी समुदाय की घटती आबादी और उनमें बढ़ती बीमारियों को भी इसी से जोड़कर देखा जाता है। जेनेटिक खतरों के अलावा मुझे लगता है कि इसका एक मानवीय और मनोवैज्ञानिक पहलू भी है, जिसके बारे में कम बात होती है। खासकर महिलाओं पर इसका क्या असर होता है? पर स्रोत ध्यान दिलाते हैं। बेंगलुरु की मनोचिकित्सक डॉक्टर पूजा राय का जिक्र है, जो बताती हैं कि महिलाओं के लिए इन बदलते रिश्तों के साथ तालमेल बिठाना कितना मुश्किल होता है। मैं कल्पना करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो लड़का कल तक आपका चचेरा भाई था, जिसके साथ आप खेले बढ़े, वो रातों रात आपका पति बन गया। और जो महिला आपकी चाची या मामी थी, वो अब आपकी सास है। ये तो बहुत ही उलझा हुआ है। ठीक यही, रिश्तों की पूरी परिभाषा, अधिकार और अपेक्षाएं सब कुछ उलझ जाता है। इस नए सामाजिक ताने बाने में ढलना, खासकर जब शादी कम उम्र में हो जाए, तो ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बोझ बन जाता है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका तक बदलना पड़ता होगा। बिल्कुल, और इसका उनके मानसिक स्वास्थ्य पर सीधा असर तो पड़ता ही होगा। क्या इसके भी कोई आंकड़े हैं? हाँ हैं। एक रिसर्च पेपर का हवाला दिया गया है जो बताता है कि ऐसी शादियों में शामिल महिलाओं में डिप्रेशन का खतरा 2 गुने से भी ज्यादा होता है। 2 गुने से ज्यादा? जी। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, पाकिस्तान जैसे देशों में भी जहां ये प्रथा आम है, यही पैटर्न देखा गया है। कम उम्र में शादी और फिर रिश्तों के इस जटिल जाल में मानसिक स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित होता है। तो आज की इस पूरी बातचीत से जो तस्वीर उभर रही है वो ये है कि दक्षिण भारत में रिश्तेदारों के बीच शादी की प्रथा की जड़ें बहुत गहरी हैं। हाँ, जो जाति, वर्ग और विरासत की जमीन से जुड़ी हैं।
ये एक सामाजिक रणनीति की तरह है। लेकिन इस रणनीति की एक भारी कीमत है, जेनेटिक बीमारियों का बढ़ता खतरा, महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर, और कहीं ना कहीं समाज में जाति व्यवस्था का और मजबूत होना। हाँ, लेकिन इन सब के बीच एक उम्मीद की किरण भी है। स्रोत बताते हैं कि दुनिया भर की तरह अब दक्षिण भारत में भी इस प्रथा में धीरे धीरे कमी आ रही है। अच्छा जी। इसके पीछे शिक्षा का प्रसार, खासकर महिलाओं की शिक्षा, बढ़ती जागरूकता और बेहतर आर्थिक स्थिति जैसे कई कारण हैं। जैसे जैसे लोग शहरों में बस रहे हैं, उनकी सोच बदल रही है, वो इन पारंपरिक दायलों से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन ये गिरावट अभी भी काफी धीमी है ना? बिल्कुल, बदलाव हो रहा है, पर इसकी रफ्तार बहुत धीमी है। खासकर ग्रामीण इलाकों में ये प्रथा अभी भी काफी मजबूती से जमी हुई है। तो इस दिशा में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। हाँ, बिल्कुल। इन सभी स्रोतों को खंगालने के बाद मेरे मन में एक सवाल बार बार आ रहा है। जब कोई सदियों पुरानी परंपरा, जो किसी समाज की पहचान और ताने बाने का हिस्सा हो, विज्ञान और तथ्यों के आधार पर हानिकारक साबित हो जाए, तो फिर बदलाव की जिम्मेदारी किसकी है? क्या ये सरकार का काम है कि वो कानून बनाए, या समाज को खुद आगे आना होगा? या फिर ये हर व्यक्ति का अपना निजी फैसला है? और सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ये बदलाव सांस्कृतिक पहचान का सम्मान करते हुए कैसे लाया जा सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पे मजबूर करता है।